तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने कितना पढ़ लिया अब हम पहले देख लेते हैं। हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे थे अपने पास। हम लोगों ने इन टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम हमने कवर किया। उसके बाद सैलरी इनकम जो है ये हमने कवर किया, प्रॉपर्टी कवर किया, डेप्रिसिएशन कवर किया। आफ्टरवर्ड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस हम लोग देख रहे थे कल परसों। एसिड हमने कल देखा। टैक्स अकाउंटिंग रह गई है हमारे पास, बाकी कैपिटल गेन्स भी हो गया हमारे पास। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी करा हमने, टैक्स एग्जेम्पशन नीचे सारे चैप्टर्स जो हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं यहाँ तक। और टैक्स क्रेडिट्स भी हमने देख लिया। फिर हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है हमारे पास ये बचा है। चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास ये पार्ट 4 और एक ये चैप्टर। तो आज हम ये दोनों के दोनों करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल्स टैक्स रह जाएगा, फेडरल एक्साइज और ये फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ी थोड़ी देर जितने हमारे जगह से हम 3 क्लासेस अगर लेते हैं तो 3 में से क्या करेंगे हम लोग, 2 जो है 2 इन दोनों पे दे दें। मीन पहले ये कर लें 2 में, बाकी एट द एंड क्या करेंगे हम लोग कल से इंशाल्लाह, जैसे इनमें से कोई एक टॉपिक ले लेंगे। 40 मिनट की जो क्लास होती है हमारी, इनमें से हम ये भी कंटिन्यू किया करेंगे कल से। ठीक है भाई, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह के नाम से। अच्छा, कल आप लोगों ने मुझसे एक वर्ड लिखा हुआ आया था वहाँ पे CIR। तो CIR की फुल फॉर्म थोड़ी सी गलत लिख दी थी मैंने शायद ऊपर, तो ऊपर देख लेंगे हम। तो इसकी होती है कमिश्नर्स, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कहाँ का होता है, अपील्स का होता है, APPALS अपील से। ये मार्क कर लेना यहाँ पे एस फॉर्म, क्योंकि MCQs में उसमें मैंने कहीं और देखा था तो वहां पे अपील भी लिखा हुआ था, यहाँ पे अपील्स भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे अपील्स का कौन होता है, CIR मतलब कमिश्नर एंड रेवेन्यू अपील्स। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं, लिखा हुआ है हमारे पास कंपनीज टैक्स अकाउंटिंग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 32 वाला। तो इसमें क्या हमारे पास, कंपनीज अकाउंट फॉर देयर बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। कंपनीज के जो अकाउंट बन रहे होते हैं किस पे बन रहे होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन किस पे रिकॉर्ड होती है। बोथ एंड भी एक्रेन हाँ, जो जो तू अक्रूवल बेसिस पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसे सेल्स का लेट से पैसे आया नहीं है, तो इंग्लिश फिर भी क्या करते हैं, पहले सेल्स के लिए आपने किसी को चीज दे दी है कि आपने सेल्स रिकॉर्ड की, एक अमाउंट से आपको कैश मिला या नहीं मिला, आपने क्या कर देते हो, आप कैश पे रिकॉर्ड करते हो, वरना क्या कर देते हो अकाउंट रिसीवेबल आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। तो मीन्स आपकी बिजनेस कंपनीज के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है, अक्रूवल बेस पे हो रही होती है। फिर उसके बाद इनकम एंड द AOP, इंडिविजुअल एंड द AOP में अकाउंट फॉर द देयर ऑल हेड्स ऑफ इनकम ट्रांजेक्शन ऑन कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, इनकम फ्रॉम वो ऑप्शनल फ्रॉम A और B एंड नॉन ऑफ दीज। ऑप्शनल फ्रॉम ए और बी है, दोनों हो सकते हैं। A और B दोनों हो सकते हैं। उसके बाद द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कंप्यूटेड ऑन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो हम किस पे वो मेजर करते हैं, कॉस्ट बेसिस पे, NRV बेसिस पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV या हायर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो ये NRV पता है क्या होती है, नहीं। NRV की फुल फॉर्म होती है हमारे पास, NRV की फुल फॉर्म होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हम इसको कैरी करते हैं हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। मीन जो भी आपकी कॉस्ट आ रही होगी आप क्या लोगे, आप ईयर एंड पे आके, आप ईयर एंड पे आते हो, आप कैलकुलेट करते हो अपनी, मतलब चेक करते हो कॉस्ट कितनी है आपके पास, कॉस्ट पड़ी है लेट से आपकी बुक्स में जो रिकॉर्ड हुआ है वो कितने से रिकॉर्ड हुआ, 100 से रिकॉर्ड हुआ है। आप चेक करते हो कि आप अगर इसको आज बेचते हो, अगर आप इसको बेचते हो आज, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। आपने बोला कि यार इसको सेलिंग प्राइस जो चल रही है ना, एस्टिमेटेड जो सेलिंग प्राइस चल रही है आज जो मार्केट में चल रही है, एस्टिमेटेड बोलो उसको, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी चल रही है इसकी, लेट से 120। हमने कहा ठीक है, लेकिन ये 120 की जब जाएगी, जब इस पे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा 30 रुपए का। आप 30 रुपए खर्चा करोगे तो ही कितने का जाएगा, 120 का जाएगा। तो आपकी आज NRV कितनी चल रही है, 90 से। तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को जो वैल्यू करेंगे किस पे करेंगे, इस 90 पे करेंगे, ना कि इस 100 पे करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है किस पे वैल्यू होता है हमारे पास, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। अब इस इन केस अगर यहाँ पे कॉस्ट आती है लेट से 100 रुपीज और यहाँ पे NRV आ जाती है, इस दूसरे केस में कि यहाँ पे 120 क्या है कॉस्ट है हमारे पास,
एनआरवी लेट से आती है, कोई सेलिंग एक्सपेंस आ रहा है कोई 10 रुपए का खाली, तो आपके पास एनआरवी कितनी हो गई 110 से, तो आप किस पे रिकॉर्ड करोगे इसको, लोअर ऑफ कॉस्ट पे, तो मीन्स आप इस पे रिकॉर्ड करोगे 100 रुपीज पे, तो लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी के आपके लिए सही ऑप्शन है सी। बात क्लियर है। हाँ क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, अ पर्सन मे चेंज द मेथड ऑफ अकाउंटिंग विद द अप्रूवल ऑफ, अगर बंदा को क्या करना है, चेंज करना है मेथड अपना, तो किससे अप्रूवल लेगा, नो अप्रूवल रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर्ड नहीं है आपके पास। बी क्या है हमारे पास, सी आई आर बोले तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, इससे परमिशन लें या टैक्स ऑफिसर से परमिशन लें, हम लेंगे नो अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। सी आई आर से अच्छा। परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे चेंज करने के लिए मेथड के, अब कैश से अप्रूवल पे आ जाओ, अप्रूवल से कैश पे आ जाओ। उसके बाद डैश मेथड कैन मे बी यूज बाय द पर्सन यूजिंग कैश बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ऑप्शनल फॉर ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। अगर बंदा कैश बेसिस फॉलो कर रहा है तो दोनों कर सकता है वो, उसके ऑप्शन होता है मार्जिनल भी कर सकता है और वो एब्जॉर्प्शन भी कर सकता है, तो क्या है हमारे पास ऑप्शनल ए एंड बी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, where particular item of stock is in trade, stock in trade are not identifiable, ठीक है, the dash cost method would be used, prime, absorption, FIFO या LIFO, या F को कौन सी करेंगे, या A to D, उनमें से कोई सी भी नहीं है। ऐसा पर्टिकुलर आइटम जो कि आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही, तो कॉस्ट मेथड वुड बी यूज्ड, कोई सा भी नहीं करेंगे इनमें से। ऑप्शन फीफो नहीं। फीफो बदले कॉस्ट पता होती है ना, मेरे पहले आएगी और पहले जाएगी, उसकी कॉस्ट पता होगी हम लोगों हाँ हाँ को। डीफो में भी वही होता है। सही। और ये भी मेथड होते हैं क्या, प्राइम और अब्सॉर्प्शन? हम्म, इसमें क्या होता है वैसे? ये कॉस्ट अकाउंटिंग के टॉपिक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होती है हमारे पास, प्राइम की अकाउंटिंग में, प्राइम में हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ओपनिंग रॉ मटेरियल कोई भी आ रहा होगा हमारे पास, ओपनिंग का कोई रॉ मटेरियल पड़ा होगा हमारे पास बिजनेस के अंदर, वो हमने क्या करेंगे, रखेंगे। फिर आपने जिस साल परचेज किया होगा क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे परचेजेस को, परचेज कौन सा रॉ मटेरियल को, वो हमने ऐड कर दिया, तो तुम्हें टोटल क्या मिल गया, जितनी क्या होगा अवेलेबल होगा, जितना हम अवेल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अवेलेबल रॉ मटेरियल हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्या चीज, क्लोजिंग वाला, जो इस साल क्या होगा बचेगा, जो यूज नहीं होगा, वो माइनस कर दूं इसमें से, तो वो बच जाएगा हमारे पास, वो रॉ मटेरियल आ जाएगा जो क्या करेंगे हम कंज्यूम करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, क्या चीज है हमारा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्या है मेरे पास, डायरेक्ट मटेरियल था पूरा का पूरा मिलाऊं तो, अगर मैं सबको, तो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा ये। इसके बाद फिर डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, फिर डायरेक्ट जो ओवरहेड्स वगैरह होंगे वो ऐड कर देंगे, तो इन सबको ऐड करने के बाद जो बनेगी वो बनेगी प्राइम कॉस्ट, कि इसमें कोई भी अभी तक इनडायरेक्ट चीज क्या हुई हुई है, ऐड नहीं हुई हुई, ये प्राइम कॉस्ट लाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, नॉन, ए टू डी। एब्जॉर्प्शन के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट वगैरह ऐड करेंगे नहीं करेंगे ये अलग बहस है, मार्जिनल के अंदर भी ये सीन होता है, प्राइम कॉस्ट सही होती है। बाकी फीफ हम लोगों ने पढ़ा है अपनी क्लास में अकाउंटिंग में, कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एलिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, अंडर द आईटीओ 2001 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स टेक डेज टैक्स ईयर टू गेट द कंप्लीटेड, मोर देन 1 ईयर, मोर देन 3 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर, या मोर देन 10 ईयर्स। मोर देन। ये किसका कंपटीशन लॉन्ग टर्म पूछता है, समझ नहीं आया। ये बोल रहा है कि तो ऐसा पढ़ा नहीं है। छोड़ दो, अभी 2 मिनट के लिए आईडी छोड़ दो। बोल रहा है हम करंट, क्या बोल रहा है 5 ईयर्स, या बोल रहा है 5 ईयर्स आई थिंक, मोर देन 5 ईयर्स। आप देखो ना, आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो आईटीओ के जरिए, आप ये सोचो कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है कौन सी होती है, 10 साल से ऊपर वाली, 5 साल से ऊपर वाली, 3 साल से ऊपर वाली, 1 साल से ऊपर वाली, 10। कौन सी होती है 10 साल।
हाँ जिया बोल रहा था सर, अब बताओ। कुछ भी नहीं होती। ठीक है, अब देखो ये भी ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। तो हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने एसेट पढ़ा है, हम लोगों ने एसेट पढ़ा था कि यार आपके पास क्या होता है, दो होते हैं, एक नॉन करंट होता है, नॉन करंट होता है एसेट, और एक करंट एसेट होता है। ठीक है, करंट एसेट होता है। नॉन करंट कौन सा होता है, जिसकी लाइफ क्या हो, मोर देन 12 मंथ्स हो। हाँ 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, 12 महीने का वो होता है हमारे पास पीरियड, तो 12 महीने बोलो। तो इसके अलावा करंट टैक्स ईयर कौन सा होता है, जो लेस देन इक्वल टू क्या हो, 1 ईयर। लेस देन इक्वल टू 1 ईयर। 12। ठीक है, 1 ईयर वगैरह बोल लो। जब एसेट की बात कर रहे हो तो इस तरह लाइबिलिटी भी क्या होती होगी, लाइबिलिटी दो तरह की होती होगी। एक होती है आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है आपके पास करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी होगी, जो आपको पे करना होगा 1 साल के अंदर अंदर, 12 महीने के अंदर अंदर। वो नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी होती होगी, जो आपको पे करनी है मोर देन 12 मंथ्स। तो क्या कहलाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी कहलाएगी। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आती है, अगर लोन की बात करूं मैं, लोन क्या होते हैं हमारे पास, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी। अगर लेट से मैंने कोई बाइक खरीदने के लिए लोन लिया है, तो किस वो कहाँ पे आएगा, 1 साल के अंदर पे कर दूंगा या 12 महीने से ऊपर पे करूंगा उसको मैं, क्या दिमाग में होगा मेरे, 1 साल के अंदर पे कर दूंगा तो मेरे पास कहाँ पे आएगी, यहाँ रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन लॉन्ग टर्म लोन्स कहाँ पे आएंगे हमारे पास, यहाँ पे आएंगे, जो मैंने लेट से बिल्डिंग परचेज करने के लिए लिया या कोई भी चीज, तो यहाँ पे आ होंगे। तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कौन से होते हैं आईटीओ के लिए, वो जो एक मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर। बात क्लियर है। हाँ उसके बाद द इनकम अराइजिंग आउट ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश अक्रूवल, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेशन, कंप्यूटेड ऑन द रेवेन्यू बेसिस, या नॉन ऑफ दी। जो आप इनकम अराइज कर रहे हो कहाँ से, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से, इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस, कैश बेसिस पे करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ कंप्यूटेड, रेवेन्यू बेसिस, या नॉन ऑफ दीज। सी। तो मैं देखना चाहूंगा, वैसे तो बी लग रहा है। 8 का क्या है मेरे पास, 8 का डी है, मीन्स नन ऑफ दीज। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हम इनमें से किसी भी बेसिस पे क्या करते हैं, कैलकुलेट। इनकम किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसकी, तो ना कैश बेसिस पे कर देना, अक्रूवल बेसिस पे, ना परसेंटेज ऑफ कंप्लीटिंग, किसी भी, तो नन ऑफ दीज। देन वैसे किस बेसिस पे करते हैं? हम्म वैसे किस बेसिस राइट आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है, ये बोला या है नन ऑफ दिस के अलावा? आउट ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इज कंप्यूटेड ऑन कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस, परसेंटेज ऑफ कंप्लीटिंग कंप्यूटेड और रेवेन्यू बेसिस, या नन ऑफ दीज। कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो है हम लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं, कोई एसेट बनाने में यूज कर लिया हम लोगों ने, या कोई फॉर एग्जांपल कोई रेवेन्यू से मैंने कोई यूनिट परचेज कर लिए बहुत सारे, वो हम बेचेंगे, तो अब मर्जी किसी भी तरीके से कंप्यूट करें हम। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 पहले पढ़ रहा हूँ मैं। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनीज शुड बी मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये पूछ सकता है IAS, जैसे हम लोग पढ़ा था ना, IAS 16 पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट, तो इस तरह के वो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म, IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा भाई, उसके बाद फिर कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के थ्रू, अब कौन सा चल रहा है हमारे पास, अब चल रहा है हमारे पास कंपनी एक्ट 2017। ठीक है, अभी ऑर्डिनेंस एक्ट में चेंज हो गया 17 के अंदर। या बोथ ए एंड बी, किस तरह कंपनीज के रिकॉर्ड करती है, IAS के थ्रू, कंपनीज के बोथ। through, या बोथ के थ्रू। मुझे बहुत लग रहा है। बिल्कुल बोथ। देन उसके बाद द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द टैक्स पेयर, द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ डे शेयर्स। अच्छा, बोला अगर लेट से टैक्स पेयर को अपने पास कितने साल का रिकॉर्ड होना चाहिए उसके पास, कम से कम। ये हम बात पढ़ी थी हम लोगों ने, 6 साल का। उसके बाद कम से कम 6 साल का क्या रिकॉर्ड हो। इनकम टैक्स नहीं पढ़ी थी हमने, बात सेल्स टैक्स नहीं पढ़ी थी, और आई थिंक तो हमने वहां भी पढ़ी थी, FED में भी।
क्रेडिट से। ठीक है, तो कम से कम कितना साल का टाइम, वो कितने साल का रिकॉर्ड होना चाहिए उसके पास? 6 साल का रिकॉर्ड हो अपने इनकम, वो जो उसने पे किया है टैक्स वगैरह या सेल्स वगैरह सब चीजों की, बुक्स का रिकॉर्ड 6 साल का हो कम से कम। देन उसके बाद 11 पे आते हैं। An individual driving income from business is required to be maintain books at individual driving income from business is required to maintain books, residence, place of business, any other place, none of these. प्लेस ऑफ बिजनेस, Place of business, बिजनेस प्रेमिसेस में होती है। वो place of business ना, हाँ, वहाँ पे बिजनेस प्रेमिसेस मैंने पढ़ा था, बट सही आंसर देख लो नीचे बन। बात वही, place of business, ठीक है, यहाँ बिजनेस हो रहा है आपके पास। उसके बाद अ पर्सन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डैश डॉक्यूमेंट्स, रेंट डीड, टेनेंट वो टर्मिनेशन एग्रीमेंट, रिसिप्ट ऑफ रेंट, या ऑल ऑफ दीज? ऑल ऑफ द एंड ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव, ठीक है भाई, ऑल ऑफ दीज वगैरह। ट्वेल्थ के आपके पास रेंट डीड भी होना चाहिए, टेनेंसी एग्रीमेंट भी होना चाहिए टर्मिनेशन वगैरह का, और रेंट की क्या, और रिसिप्ट भी हो। फिर उसके बाद इन प्राइम कॉस्ट मेथड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट, या ऑल ऑफ दीज? हमने अभी भी पढ़ी है ये। डायरेक्ट की पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ दी अबव में जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी डायरेक्ट वाली, वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा उसका, डी हो जाएगा 13 का। तो डायरेक्ट लेबर भी आएगा, वो डायरेक्ट मटेरियल भी आ रहा है, जिससे रॉ मटेरियल हमने पढ़ा ऊपर पढ़ते हुए। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह, ये वेरिएबल ऑफ ओवरहेड्स वगैरह। देन a person driving income from royalty is required to maintain royalty agreement, rent deed, cost of acquisition, या all of these? ऑल, ये भी ऑल है। A person driving income from royalty is required to maintain royalty agreements. Just कुछ agreement बनाना है। अच्छा, Then question 15 हमारे पास, where the person has commenced the business during the year, business क्या commence किया उसने during the year, the opening value of the stock shall be, the opening value shall be at a time when the stock is vended in the business, fair market value, actually none of these? फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। डन। फिर उसके बाद person a person who is required the person who is required person is required to use the ETR shall keep the copies of ETR from the period of 2 years, 5 years, या 6 years? ये ATR क्या होता है? इफेक्टिव टैक्स रेट। क्या? इफेक्टिव टैक्स रेट। तो हु इज रिक्वायर्ड, वो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू यूज ETR इफेक्टिव टैक्स रेट शैल कीप द कॉपीज ऑफ ETR फॉर द पीरियड ऑफ, कितने साल तक कॉपीज होनी चाहिए उसके बाद? 6 साल तक। 6 साल तक। मीन जब भी रिकॉर्ड की बात करोगे कितने, 6 साल के तो होने चाहिए कम से कम। ठीक है भाई। उसके बाद डिविडेंड इनकम रिसीव बाय द कंपनी शैल बी टैक्स ऑन अक्रूवल कैश बोथ एंड बी, या नन ऑफ दीज? डिविडेंड इनकम रिसीव बाय द कंपनी, अक्रूवल, कंपनी अक्रूवल, यार इसको चेक करना है, सही है ना? मैं इसका आंसर देख रहा हूँ, 17 का क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, कैश बेसिस। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी चेक करना और मुझे भी बताना, चलो सही ले लिया। है ना भाई? उसके बाद फिर इसको मैं छोड़ देता हूँ मैं। उसके
उसके बाद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंपनीज ऑफ बिजनेस इनकम इज अक्रूवल कैश बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. accrual अक्रूवल बेसिस. ठीक है. वैसे बिजनेस कंपनीज के लिए accrual होता है और इंडिविजुअल और एओपी के लिए दोनों होते हैं. दोनों होते हैं. सही. उसके बाद a long term contract is a contract which is not complete in 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. जल्दी से. A long term contract is a contract which is not completed More. 1 year. Which is not complete 1 year. 1 year. Good. Within या फिर equal to 1 year. A long term contract may be manufacture, installment, lease of asset, all of these. All of these बिल्कुल. all all of बिल्कुल. उसके बाद deduction means any amount. Deductions means any amount debited, credited, edited, या all of these to a trading account, manufacturing account, receipt account, expense account, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा भाई, ये बोला अगर कोई चीज हम माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से, तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? debited. क्या करेंगे? डिडक्शन डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, एडिट Debit. डेबिट करेंगे. Debit. तो डेबिट करेंगे. ठीक है. फिर 22 पे आते हैं कि इनकम ऑफ पर्सन अदर देन द कंपनी शैल अकाउंट फॉर अक्रूवल बेसिस अदर देन कंपनी. कंपनी के अलावा तो किस पे करते हैं हम लोग? कंपनी के अलावा Both. बोथ. कैश और accrual दोनों पे. ठीक है भाई. आफ्टरवर्ड्स a person cannot change method of accounting without approval of Commissioner. the inland revenue officer, deputy commissioner या commissioner. On the cash accounting, income shall be charged at the cash basis and the expenditure at accrual basis. No. Income is accrual basis and expenditure at cash basis. No. Income at expenditure at accrual basis. No. Income and expenditure at cash basis. बिल्कुल. हाँ, D. ये होगा, है ना? उसके बाद in accrual based accounting, if a person provided supplies at installment, ठीक है, accrual based accounting के बाद अगर person क्या दे? installment में दे, when he is entitled to offer his income at a time of sales, at a time of receipt of installment, at the entitled to receive it when debtor asks to offer it. accrual based accounting में अगर person provide supplied at, अच्छा किसी को आप क्या दो? उधार पे दो, ठीक है, तो he is entitled to offer his income. कब देगा वो? at a time of sale, at a time of receipt of When debtor asks at a time of sale तो receipt of installments. भाई जब वो रिसीव कर लेगा जब लेगा ना. हाँ. तो क्या होगा? अच्छा सी. जब उसको मिल जाएगी चीज. डन है यहाँ तक बात? क्लियर है. उसके बाद where a person has been allowed it for deduction of expenses and the person has not paid liability or part of liability in day shares, the unpaid amount of liability shall be included in the person's income. अगर कोई भी बंदा क्या कर रहा है, a person is allowed a deduction of expense, किसी बंदे ने क्या करा? अपने एक्सपेंस पे कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया अक्रूवल बेस पे. वो लाइबिलिटी उसने क्या करी? उस पर लाइबिलिटी थी, उसने माइनस कर ली, लेकिन लाइबिलिटी अगर उसने पे नहीं करी कितने सालों के अंदर अंदर, तो उसका जो अमाउंट होगा जो उसने माइनस किया वो दोबारा से क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा. तो क्या है, अब कितना अमाउंट है वो? 3 साल का अमाउंट. 3. यही था ना? मुझे भी यही लग रहा है.
3 इयर्स का। तो 20 से क्या होगा, 3 होगा कि 3 साल के अंदर हम उसने लाइबिलिटी अपनी पे ऑफ नहीं करी तो उस पर जितना भी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था उसने वो वापस चला जाएगा कहाँ पे, इनकम के तौर पे, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगा वापस में। ओके, डैश वरी डायरेक्टली विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टॉक मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस्ड। एडमिन कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या चीज वरी करती है डायरेक्टली? एडमिन कॉस्ट। इसका डी ऑप्शन तो नहीं है नीचे? अच्छा, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन दिखाओ तो सही। ये रहा डी ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी लिखा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? थोड़ी स्क्रीन नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है। स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर। वो ऊपर करा तो आंसर दिख जाएगा। अब दिख रहा है? नहीं यार, नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है आपको? इसकी लिख रही है? स्क्रीन वही दिख रही है, चेंज ही नहीं हुई। अच्छा, ये दिख, ए बी सी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? हाँ, सी तक तो दिख रहा है। वो नेट थोड़ा सा चेक कर रहा था, अब नहीं आएगी आवाज, अब क्लियर है आवाज मेरी दिया? हम्म, अच्छा, इसका क्या होगा? ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है जो वॉल्यूम के चेंज होने पे क्या करता है, फर्क पड़ता है उस पर? एडमिन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट या बोथ ए एंड बी? ए बी क्या है? एडमिन कॉस्ट और वेरिएबल। क्या होना चाहिए इसका 27? डी ऑप्शन होगा, बहुत ही होगा। कौन सा होता एडमिन है? ऑन वेरिएबल। जल्दी 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 जल्दी, कौन सा बोल रहे हो? डी। डी बोल रहे हो? बोथ एडमिन कॉस्ट और overhead। और भी आप कौन सा बोल रहे हो? ये सब बोल रहे हैं यार। ये सवाल देखो, दोबारा से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी कौन सी कॉस्ट होगी जो वेरिएबल चेंज होने पे, मींस वेरिएबल बोल रहा हूँ, वॉल्यूम चेंज होने पे क्या हो, फर्क पड़े इसको। जिया साहब बोल रहे हैं वॉल्यूम, वो इसका होगा बी। बी। क्या होना चाहिए? वेरिएबल वाला कह रहा देखो, ये कॉस्ट कौन सी होती है, ये भी फिक्स कॉस्ट होगी, ये भी फिक्स कॉस्ट होती है। जो प्रोडक्शन हो या नहीं हो, ये तो इनकर्ड करनी है। जैसे अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी के अंदर सुपरवाइजर है कोई, उसको सैलरी देनी देनी है ना, तो वो क्या हमारे लिए फिक्स ओवरहेड कॉस्ट है। एडमिन में मैंने बंदा बिठाया हुआ है, उसको भी कॉस्ट देनी देनी है ना, तो वॉल्यूम भले एक बनाऊं मैं 10 बनाऊं, मुझे देना है। तो ये तो चेंज, वॉल्यूम चेंज होने पे फर्क नहीं पड़ेगा इनको, क्वांटिटी चेंज होने पे। तो ठीक है भाई, यहाँ तक हूँ। 27 तक हमने कंप्लीट किया। इट मीन्स हमारा मेजर पार्ट जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ये सब चीज हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। अब हमारा जो बचा है वो कौन सा बचा है, कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस। तो उसको मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास, फिर हम लोग वहां से लेते हैं, ठीक है?